एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं BHD 1138 बुक की इकाई 4। इकाई 4 जो है निबंध है जीने की कला नामक निबंध है, जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। जीने की कला निबंध, ये निबंध आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। BHD 1138 बुक की इकाई 4 है ये, और इसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हमने पहले ही हाईलाइट कर लिए हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर निबंध का सार देखेंगे, उसके बाद अंतर्वस्तु देखेंगे। अंतर्वस्तु में विचार पक्ष और भाव पक्ष दो रहते हैं, वो दोनों हम देखेंगे। परिवेश भी हम इसमें पढ़ेंगे। संरचना शिल्प में हम भाषा और शैली दोनों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो शीर्षक और प्रतिपाद्य रहेगा। तो हम ये टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निबंध के सार पर आ जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो निबंध है जीने की कला, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा जो है छायावाद की आधार स्तंभ रही हैं। महादेवी वर्मा एक छायावाद की सबसे बड़ी कवयित्री रही हैं। तो जो जीने की कला निबंध है आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस निबंध का पूरा वाचन कर लीजिएगा, और हम भी इसमें एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। इस निबंध के वाचन के लिए एक अलग से वीडियो आएगी चैनल पर, आप उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम निबंध का वाचन नहीं पढ़ रहे, हम निबंध के सार से शुरू करते हैं। चलिए हम निबंध का सार यहाँ पर निकाल लेते हैं। आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पर आपको निबंध का वाचन भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, ये निबंध का सार है। निबंध का सार पर हम आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निबंध का सार। आपने पूरे निबंध को पढ़ने के बाद यह समझ लिया होगा कि महादेवी वर्मा ने इसमें क्या कहना चाहा है। तो इसमें पूरा निबंध आपको पढ़ना है पहले, उसके बाद ही आप यहाँ जो है निबंध के सार पर आएंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। पूरा निबंध का जो वाचन है उस वीडियो में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह निबंध जो है श्रृंखला की कड़ियाँ शीर्षक संग्रह का अंतिम निबंध है। तो ये निबंध जो है श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का एक संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ नामक उस संग्रह का यह अंतिम निबंध है। इस पूरे संग्रह में महादेवी ने नारी समस्या के अनेक पहलुओं पर विस्तार से विचार किया है। महादेवी वर्मा जो है नारी के बारे में, नारी समस्या के बारे में लिखती हैं इस पूरे संग्रह में, और इस पूरे निबंध में भी उन्होंने नारी समस्या को उठाया है। प्रस्तुत निबंध में जीने की कला को केंद्र में रखकर भारतीय नारी की दुर्दशा के मूलभूत कारणों को अत्यंत तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जीने की कला को केंद्र में रखकर भारतीय नारी की जो दुर्दशा है उसको बड़े ही तर्कसंगत ढंग से महादेवी जी ने इस निबंध में प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं। इस निबंध में सबसे पहले महादेवी जी ने जीने की कला के लिए जीवन के उच्च सिद्धांतों और उनके सही व्यवहार को अनिवार्य सिद्ध किया है। ये दोनों एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर हैं। व्यवहार विहीन सिद्धांतों का बोझा ढोने वाला मनुष्य उस पशु के समान है जिसे बिना जाने ही शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का भारवाहक बनना पड़ता है। उनकी स्पष्ट मानता है कि सत्य, अहिंसा, अक्षमा आदि मानवीय गुणों को हम सिद्धांत रूप में जानकर भी न समाज का उपकार कर सकते हैं और न ही अपना भला कर सकते हैं। तो इसमें महादेवी वर्मा जी ने सिद्धांतों और व्यवहार का जो है सही तरह से प्रयोग करना इसमें बताया गया, तुलना की गई है कि सिद्धांत और व्यवहार दोनों का सही तरह से प्रयोग आना चाहिए। अगर कोई मनुष्य सिद्धांतों का ज्ञाता है और वो उसे व्यवहार में नहीं ला रहा उन सिद्धांतों को, तो उसके लिए वो एक पशु के समान, बोझा ढोने के समान है। यहाँ पर आगे देखते हैं। परिस्थिति, स्थान, काल विशेष में इनके वास्तविक अर्थ और यथार्थ को समझकर ही हम इन्हें उपयोगी और मान्य बना सकते हैं। इसमें बताया गया कि किसी विशेष परिस्थिति, काल विशेष में हम इनके वास्तविक अर्थ और यथार्थ को समझकर ही हमें जो सिद्धांत और व्यवहार हैं उनको हम जो है
उपयोगी और मानवीय बना सकते हैं। निर्दोष व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए बोला गया सत्य है और की गई हिंसा सत्य और अहिंसा से श्रेष्ठ माना जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि निर्दोष व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए बोला गया सत्य है, सत्य से ज़्यादा सही है। यहाँ पर निबंध का ये पूरा सार काफ़ी बड़ा दिया गया है, इसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है निबंध के सार में। हम अंत पर आ जाते हैं। अंतर्वस्तु यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। निबंध के मूल पाठ और उसके सार को पढ़कर आपने समझ लिया होगा कि महादेवी जी ने इसमें क्या कहना चाहा है। इस भाग में हम निबंध की अंतर्वस्तु पर विचार करेंगे। महादेवी ने इस निबंध में जीने की कला को अपना विषय बनाया है, लेकिन निबंध में कला की बारीकियों के विवेचन विश्लेषण को अंतर्वस्तु न बनाकर, निबंध में जो कला की बारीकियां हैं उनको विवेचन विश्लेषण को अंतर्वस्तु न बनाकर, बल्कि भारतीय समाज में नारी के शोषण और उसकी दुर्दशा के सामाजिक, धार्मिक और आचार शास्त्रीय कारणों पर प्रकाश डाला है। और अंत निबंध की अंतर्वस्तु समाज शास्त्रीय रूप ग्रहण कर लेती है। निबंध की जो अंतर्वस्तु है वो कौन सा रूप धारण कर लेती है? समाज शास्त्रीय। फलस्वरूप इसमें महादेवी जी का जीवन विषयक चिंतन और सामाजिक विचार ही अधिक प्रकट हुआ है। श्रृंखला कड़ियाँ शीर्षक संग्रह की भूमिका में महादेवी जी ने लिखा है कि विचार के अक्षरों में मुझे गद्य लिखना ही अच्छा लगता रहा है, क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति ही नहीं, बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी पर्याप्त अवकाश रहता है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ जो शीर्षक है, जो उनका संग्रह है, उसमें महादेवी वर्मा जी ने लिखा है कि मुझे गद्य लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है विचार के अक्षरों में, क्योंकि उसमें अनुभूति, बाह्य परिस्थितियों विश्लेषण के लिए पर्याप्त अवकाश रहता है। लेकिन इस संबंध में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि महादेवी एक भावुक कवित्री भी रही हैं, इसलिए निबंध में स्थान स्थान पर अपनी निजी भावनाओं को अत्यंत भावुकतापूर्ण उन्होंने प्रतिपादित किया है। विचारों के साथ उसमें उनकी भावना का भी समुचित योगदान है। अतः यहाँ हम अंतर्वस्तु की दृष्टि से उनके विचार पक्ष और भाव पक्ष दोनों को अलग अलग विवेचन करेंगे। तो हम अंतर्वस्तु में विचार पक्ष को भी देखेंगे और भाव पक्ष को भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले विचार पक्ष पर नजर डालते हैं। विचार पक्ष जीने की कला निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ संग्रह का अंतिम निबंध है। श्रृंखला की कड़ियाँ संग्रह है, उसका अंतिम निबंध है जीने की कला। इस संग्रह को महादेवी जी ने भारतीय नारी को समर्पित करते हुए लिखा है। जन्म से अभिशप्त, जीवन से संतप्त, किंतु अक्षय वात्सल्य वरदानमयी भारतीय नारी को। इसमें स्पष्ट है कि संग्रह के अन्य निबंधों के साथ ही प्रस्तुत निबंध भी भारतीय नारी की समस्या से संबंधित है। समस्या प्रदान होने के कारण इसे विचारधारात्मक निबंध भी कहा जा सकता है। समस्या प्रदान होने के कारण विचारधारात्मक निबंध भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें महादेवी जी मुख्य रूप से एक चिंतक और विचारक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती हैं। चिंतक और विचारक के रूप में हमारे सामने महादेवी वर्मा जी आती हैं। समस्या के विश्लेषण में उन्होंने अपने समाजशास्त्रीय सोच का पूरा परिचय दिया है। इस निबंध में महादेवी जी ने अपनी नारी विषयक चिंता को अत्यंत व्यापक सामाजिक स्तंभ दिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने सर्वप्रथम किसी कार्य के दो आवश्यक पक्षों को सामने रखा, एक सिद्धांत पक्ष और दूसरा उसका क्रियात्मक या व्यवहार पक्ष। पहले बताया जा चुका है कि महादेवी वर्मा जी ने इसमें जीने की कला के लिए दो पक्ष, सबसे महत्वपूर्ण दो पक्ष बताए हैं। एक सिद्धांत पक्ष होता है और दूसरा है व्यवहार पक्ष। इन दोनों पक्षों को परस्पर सहयोग से ही किसी कार्य का समुचित संपादन संभव है। जिस तरह सिद्धांत के अभाव में कोई कार्य अंधे की छलांग मात्र बनकर रह जाता है, उसी प्रकार उसके मानव उपयोगी व्यवहार के बिना सिद्धांत मंत्रोच्चारण करने वाले तोते की वाणी की तरह निरर्थक सिद्ध हो जाता है। इसमें बताया गया है कि सिद्धांत और व्यवहार, जब तक आपके पास सिद्धांत हैं और आपके पास हैं किसी भी चीज़ के, आपको सिद्धांत पता है लेकिन आप उसे व्यवहार में नहीं लाते, तो वो सिद्धांत किसी काम के नहीं है। और अगर आप व्यवहार पक्ष पर ध्यान देते हैं लेकिन आपके पास सिद्धांत नहीं है, तो आपके द्वारा लिया गया जो आपके द्वारा किया गया कार्य है वो भी किसी काम का नहीं है बिना सिद्धांत के। आगे चलते हैं। इस तथ्य को महादेवी ने विस्तार के साथ कई उदाहरणों से पुष्ट करते हुए अत्यंत प्रभावशाली पृष्ठभूमि के रूप में उपस्थित किया है। इसके बाद अपनी मूल समस्या पर आती हैं। जीने की एक कला मानते हुए महादेवी ने लिखा है, आज तो जीने की कला न जानने का अभिशाप देश व्यापक है, परंतु विशेष रूप से स्त्रियों ने इस अभिशाप के कारण जो सहा है उसे सहकर जीवित रहने का अभिमान करने वाले
विरले ही मिलेंगे। तो ये विचार पक्ष है जो अभी हमने पढ़ा, इसे आप पूरा पढ़ सकते हैं। अब हम भाव पक्ष पर आ जाते हैं। भाव पक्ष, हमने पहले ही इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है कि महादेवी जी एक भावुक कवित्री रही हैं। पहले बताया गया है कि महादेवी जी एक भावुक कवित्री रही हैं। इस निबंध में भी उनकी निजी भावना लगातार चिंतन और विचारों पर अपना दबाव बनाए रखती है। इस संबंध में आपकी जानकारी के लिए जो दूसरी आवश्यक बात है वह यह है कि भाव और विचार में परस्पर विरोध नहीं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें बताया गया है कि भाव और विचार में परस्पर विरोध नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक है। भाव और विचार, अनुभव ही विचारों का आधार होता है। अनुभव से विचार आते हैं। अनुभव निजी स्तंभों तक सीमित रखने का भाव रहता है, लेकिन वही समाज के बाहरी संबंधों के बीच में कटछट और सवर कर विचार, बुद्धि और विवेक का रूप धारण कर लेता है। भाव के साथ हर स्थिति में कर्तव्य का भी एक हल्का सा बोध समाहित रहता है, लेकिन वही जब विवेक युक्त विचार का रूप धारण करता है तो कर्तव्य बहुत अधिक व्यापक और तीव्र हो जाता है। महादेवी के संबंध में भाव और विचार की यही स्थिति है। इस श्रम में एक तीसरी बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। महादेवी एक स्त्री थी जिन्हें की अकाल मृत्यु के बाद लंबे समय तक विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ा था। जीवन में उन्होंने बहुत सी उत्पीड़ित स्त्रियों और विधवाओं की सहायता भी की थी और संस्मरणों और रेखा चित्रों में उन्हें अमर भी बनाया। इसलिए नारी समस्या विशेषकर की दुर्दशा के कारणों पर अत्यंत तर्कसंगत ढंग से विचार करते हुए भी मार्मिक स्थलों पर वे पर्याप्त भावुक हो जाती हैं। तो ये निबंध का भाव पक्ष था। और अब आ गया है परिवेश। परिवेश भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है निबंध का। परिवेश, प्रस्तुत निबंध में व्यक्त स्त्री विषयक मान्यताओं को लेकर आपके मन में आशंका हो सकती है, क्योंकि आज का सामाजिक राजनीतिक परिवेश काफ़ी बदल चुका है। इसमें बताया गया है कि इस निबंध में जो मान्यताएं हैं, जो बताया गया है इस निबंध में स्त्री को लेकर, उसके लिए आपके मन में आशंका हो सकती है, क्योंकि जिस समय ये निबंध लिखा गया था उस समय स्त्री की दशा, उस समय का जो परिवेश था और जो आज है उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। इसलिए आपको यह आशंका हो सकती है। यह निबंध 1934 में लिखा गया था। उस समय भारत एक पराधीन देश था, जहाँ एक और स्वाधीनता आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, वहीं दूसरी ओर अछूतोद्धार आंदोलन, नारी मुक्ति आंदोलन के साथ ही समाज सुधार के बहुत से आंदोलन भी चल रहे थे। इसके साथ ही अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, सेवाश्रम, वैश्य सुधार आश्रम के रूप में अनेक प्रकार के आश्रमों की स्थापना का देशव्यापी प्रयास हो रहा था। उस काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी शोचनीय थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह, विधवा विवाह आदि विषयों के पक्ष में तमाम तरह की दलीलें दी जा रही थी। स्त्री शिक्षा के साथ ही राजनीति और नौकरियों में उसके प्रवेश को लेकर भी काफ़ी विवाद की स्थिति थी। चांद, माया आदि जैसी पत्रिकाएं इसके लिए खुला मंच बनी हुई थी। तो ये परिवेश था। ऐसे वातावरण में चांद में प्रकाशित नारी विषयक महादेवी की टिप्पणियां पर्याप्त महत्व रखती हैं। यह निबंध विभिन्न टिप्पणियों की एक कड़ी है। उस समय तक शिक्षा, सामाजिक कार्य, राजनीतिक आंदोलन, सरकारी नौकरियों आदि में नारी के लिए कोई स्थान नहीं था। परिवार और समाज में वह पूरी तरह से उपेक्षित थी। तो ये उस समय 1934 में लिखा गया है निबंध। 1934 का परिवेश इसमें बताया गया है। आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा परिवेश को। हम इसमें आपको जो महत्वपूर्ण बातें थी वो बता दी हैं। लेखकीय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, इसे हम छोड़ देते हैं, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी आ जाता है हमारा संरचना शिल्प। संरचना शिल्प देख लेते हैं। अब हम प्रस्तुत निबंध में संरचना शिल्प पर विचार करने जा रहे हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक आदि साहित्य की अन्य गद्य विधाओं से निबंध के संरचना शिल्प में काफ़ी अंतर है। जो कहानी, नाटक और उपन्यास है उनका जो संरचना शिल्प है और जो निबंध का संरचना शिल्प है उसमें काफ़ी अंतर है। निबंध को गद्य की कसौटी माना जाता है। एक चुस्त दुरुस्त और सुगठित विधा के कारण निबंध में भाषा और शैली दोनों के विषय में लेखक को पर्याप्त सावधानी बरतनी पड़ती है। इस दृष्टि से रचनाकार अधिक स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता। यद्यपि आप हरिशंकर परशाही के स्त्रम में देख चुके हैं कि उन्होंने अपनी व्यंग्यात्मकता के दबाव के कारण निबंध की भाषा शैली के मान्य सिद्धांतों की अवहेलना करके अपने रचना कौशल का पूर्ण परिचय दिया है, लेकिन निबंध के लिए प्राय भाषा का मिश्रित और बोलचाल वाला रूप वर्जित है। तो इसमें हम भाषा देख लेते हैं। चूँकि निबंध एक सुगठित और सुचिंतित रचना है, इसलिए इसमें भाषा के व्याकरण सम्मत
स्तरीय और परिनिष्ठित रूप को स्वीकार करना पड़ता है। महादेवी ने हिंदी गद्य के तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ रूप का आग्रह छोड़कर हिंदी के अपने तद्भव तत्सम युक्त स्तरीय रूप को स्वीकार किया। महादेवी ने हिंदी गद्य के तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ रूप का आग्रह छोड़कर हिंदी के अपने तद्भव तत्सम युक्त स्तरीय रूप को स्वीकार किया। इसे प्रसाद गुण संपन्न साधु भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। महादेवी वर्मा की जो भाषा है वो प्रसाद गुण संपन्न साधु भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। उसे इसको एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। प्रत्येक कार्य के प्रतिपादन तथा प्रत्येक वस्तु के निर्माण में दो आवश्यक अंग हैं, तद विषयक विज्ञान, विशेष विज्ञान और उस विज्ञान का क्रियात्मक प्रयोग। बिना एक के दूसरा अंग पूर्ण ही रहेगा, क्योंकि बिना प्रयोग के ज्ञान प्राणहीन है और बिना ज्ञान के प्रयोग आधारहीन है। यहाँ प्रत्येक कार्य, प्रतिपादन, निर्माण, तद्विषयक, विज्ञान, प्रमाणहीन, आधारहीन जैसे संस्कृत तत्सम से लगने वाले शब्द बहुत सारे तद्भव शब्दों के साथ जुड़कर हिंदी प्रकृति के अनुकूल सहज भाषा का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। यह सहजता ही महादेवी की भाषा को प्रभावशील बनाती है, जिसमें शब्द विन्यास का महत्वपूर्ण योगदान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की छोटी माना है, तो संस्कृत के प्राचीन काव्यशास्त्रियों ने गद्यम कवीनम निक्सम वदंती कहकर गद्य को कवियों की कसौटी स्वीकार किया है। तो ये यहाँ पर महादेवी या किसी भी कवि की सफल काव्य भाषा का आधार उसकी गद्य भाषा की प्रवीणता ही है, लेकिन एक कवि के गद्य में उसकी काव्यात्मक भाषा के योगदान को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। महादेवी जब किसी मार्मिक प्रसंग का विश्लेषण करने लगती हैं तो उनकी कवि सुलभ भावुकता अत्यंत सहज रूप से काव्यात्मक प्रभाव से उसे सुशोभित कर देती है। तो यहाँ पर ये आप भाषा देख लीजिए। शैली पर चलते हैं। लेख के व्यक्ति के स्तंभ में हमने महादेवी की निबंध शैली पर संप्रेक्ष में विचार कर लिया है। यहाँ उनकी शैली के स्वरूप का कुछ विस्तार से परिचय आवश्यक है। वैसे हरिशंकर प्रसाई की शैली पर इकाई 2 में विचार करते हुए हमने निबंध के लिए मुख्यतः 3 शैलियाँ वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और भावात्मक शैली को उल्लेख किया था। निबंध की 3 शैलियाँ होती हैं। 3 शैली में हम निबंध लिख सकते हैं। पहली वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली और भावात्मक शैली, इसे याद रखिएगा। लेकिन प्रसाई के स्तंभ में उनकी व्यंग्यात्मक शैली की हमने विस्तार के साथ चर्चा की थी। उपयुक्त शैलियों के साथ उन्हीं में अंतर्भूत कुछ और भी शैलियाँ हैं, जिन्हें लाक्षणिक शैली, संकेतिक शैली, चित्रात्मक शैली आदि नाम दिए गए हैं। गंभीर चिंतन, विचार प्रधान या समस्या प्रधान निबंधों में इनका प्रयोग प्राय नहीं होता। जहाँ तक महादेवी के इस निबंध का संबंध है, इसका विषय समस्या मूलक होने के कारण इसमें प्रमुख रूप से विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो महादेवी का जो निबंध है विवेचनात्मक शैली में लिखा गया है, याद रखिएगा। विवेचनात्मक शैली की मूलभूत विशेषता है कि इसमें बुद्धि, विवेक और तर्क वितर्क की प्रधानता होती है। विषय की व्याख्या, उसके विश्लेषण, उसके पक्ष विपक्ष का खंडन मंडन करते हुए प्रायः भावना या अनुभूति का सहारा नहीं लिया जा सकता, अपेक्षित बहुत कम लिया जाता है। तो महादेवी वर्मा का जो निबंध है उसकी शैली विवेचनात्मक शैली और विवेचनात्मक शैली की पहचान होती है। इसमें बुद्धि, विवेक और तर्क वितर्क की प्रधानता होती है। तो ये रही निबंध की शैली, हमने पढ़ ली है। अब आ जाते हैं हम शीर्षक और प्रतिपाद्य पर। वैसे निबंध में शीर्षक को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। निबंध में शीर्षक को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। कभी कभी तो उसे अपने विचारों के प्रतिपादन का बहाना मात्र बना लिया जाता है, लेकिन विषयनिष्ठ निबंधों के लिए शीर्षक के विषय में निबंधकार को पर्याप्त सावधानी बरतनी पड़ती है। आप ऊपर से देखें तो यही लगेगा कि शीर्षक से इस निबंध की अंतर्वस्तु तथा प्रतिपाद्य कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन इस निबंध का गहन अध्ययन करने के बाद आप समझ गए होंगे कि महादेवी जी ने जीने की कला शीर्षक को प्रतिपाद्य के साथ किस कौशल से जोड़ा है। इस शीर्षक के संबंध में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस निबंध को इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली चांद पत्रिका की संपादकीय टिप्पणी के रूप में 1934 में लिखा गया था। ऐसी कई टिप्पणियों को एकत्र कर श्रृंखला इकड़ियाँ शीर्षक से 1942 में से पुस्तकाकार रूप दिया गया। इस संग्रह के विभिन्न शीर्षकों को आप देखें तो पत्रकारिता और उसके युगीन दबाव का अनुभव आप स्वयं कर सकेंगे। तो ये प्रतिपाद्य है और शीर्षक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और इसी तरह आपका ये जो जीने की कला निबंध है वो पूरा हो चुका है, ये सारांश पर आ चुके हैं। तो ये आपका जो इकाई 4 थी BHDL 138 बुक की इकाई 4 जो थी निबंध जीने की कला, ये आपका पूरा हो चुका है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। आपकी परीक्षा जो है
काफ़ी नज़दीक है। 20 नवंबर के बाद आपको परीक्षाएं देनी है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है स्टडी से रिलेटेड आपकी मिलती रहे। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो निबंध है जीने की कला, उसका वाचन, निबंध जीने की कला जो है इसका वाचन एक पूरी वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें इस निबंध को अच्छी तरह से इसका वाचन आपको कराया जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।